हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग हरियाणा एडीए के लिए स्पेसिफिकली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एंड आपको पता है सिलेबस तो पता ही है, लिमिटेड सा सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, प्रीवियस ईयर हम वैसे पेपर भी सॉल्व करेंगे अभी, आज नहीं, मतलब अभी लेट्स कंप्लीट मे बी 1 और 2 सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। जीके ऐड होगी नहीं होगी, कितनी आएगी, कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो अभी हम नोटिफिकेशन की वेट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम उसकी जो भी जीके वाला पोर्शन होगा वो भी यहाँ पे हम क्लासेस के थ्रू कवर करेंगे। देखो, पेपर कहीं ना कहीं बेयर एक्ट बेस्ड है, कंप्लीट बेयर एक्ट बेस्ड पेपर है। कोई कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पूछते, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। पेपर लेंदी है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जो 2023 का नोटिफिकेशन था, उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के अंदर, इट वाज 57 मार्क्स। इस बार कट ऑफ कहीं ना कहीं लॉजिकली तो कम जानी चाहिए। क्यों? पिछली बार आई थिंक जनरल के अंदर कोई 50 के करीब सीट्स थी, इस बार कितनी है, 112 आई गेस, है ना। तो उस हिसाब से मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वैकेंसीज हैं इस बार। तो और प्लस मेंस के अंदर भी 10 टाइम्स सब सिलेक्ट करने वाले हैं, जो कि पहले कितना 2 टाइम्स थे, इस बार हाँ 4 टाइम्स थे, हाँ। और इस बार 10 टाइम्स हो जाएगा वो फिगर। तो उस हिसाब से मेंस के अंदर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे प्री से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। तो लॉजिकली कट ऑफ कम जानी चाहिए, फिर भी हमारा जो टारगेट स्कोर रहेगा प्री के अंदर, दैट शुड बी 75 मार्क्स। 75 नंबर को हम टारगेट लेके चलेंगे, हमें कोई 100 नंबर नहीं लाने, क्योंकि प्री के नंबर कहीं नहीं जुड़ने। तो 75 शुड बी अ सेफ स्कोर, राइट। तो उसके अंदर भी हमारे पास, प्लीज एक तो स्ट्रेट हो जाओ इसको, हाँ, और 75 हमारा टारगेट स्कोर रहने वाला है, ठीक है। हम उसको एम करेंगे। 100 नंबर के चक्कर में पता चलेगा कुछ भी नहीं हुआ, तो जो चीज़ें इररेलेवेंट है उनको हम स्किप करेंगे, जो कि पता है यार बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि यही एक डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कोई और मे बी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जहाँ पे हमें सारा सिलेबस कवर करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कुछ चीज़ें छोड़ने ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि छोड़ दो, डिपेंड करता है आप कितने टाइम में नोटिफिकेशन आता है, कितने टाइम में एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हरियाणा ईडी एग्जाम्स। चलो एनीवेज, अभी फिलहाल हमारी जो क्लासेस चलेंगी 2 से 4 लाइव क्लास चलेगी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप अपने जो भी डाउट्स होंगे आप चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं जैसे जैसे बीच बीच में ब्रेक लूँगा तो उस टाइम पे आपके आंसर करता रहूँगा। एंड जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो पूछ ही सकते हैं। टेस्ट हमारे हर सैटरडे को चलेंगे। शेड्यूल आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सो एफपीसी हमारा बनता है हर वीकली, बेसिकली शेड्यूल आपके पास एडवांस में आ जाएगा। कोई संडे या मंडे के आपको शेयर कर दिया जाएगा पूरे हफ्ते का शेड्यूल। अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस और टेस्ट उसके अंदर सब कुछ मेंशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस चल लेंगी। फिलहाल आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वाई? बिकॉज छोटा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, ईजी है। धीरे धीरे छोटे छोटे पहले सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास फिर एम्पल ऑफ टाइम होगा बड़े सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार छोटे वाला सारा जो मतलब छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, तो हमारा सिलेबस हमें लगेगा काफी हद तक कवर हो गया, तो फिर हमारे प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट हो पाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस पता ही है सबको, पैटर्न तो पता ही है। 100 क्वेश्चंस और 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25, ठीक है। तो जैसे दिल्ली की जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, इनफैक्ट मोस्टली सभी स्टेट्स में उसी हिसाब से एडीए के अंदर भी है। ऑल राइट, तो स्टार्ट करेंगे आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लीज फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स यू मस्ट बी हैविंग द बेयर एक्ट, नंबर 1। सेकंड, रजिस्टर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। रजिस्टर ब्लैंक रजिस्टर रखना, कोई डायरी या कोई कागज वगैरह ऐसा मत रखना, ठीक है। मतलब वो जुगाड़ हो जाएगा उसमें, वो बाद में आप ढूंढते रहोगे इन चीज़ों को। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि कुछ भी ऐड करना है, और
ये जो क्लासेस है सिर्फ ये एडीए के लिए नहीं, बट मे बी इफ यू आर प्लानिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज और मे बी फॉर एनी अदर, क्योंकि प्रोसिक्यूटर एग्जाम लगातार आ रहे हैं। दिल्ली एपीपी आने वाला है, जिनकी 2 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। उत्तराखंड ने नोटिफाई कर दिया अपनी सीट्स, 70 के करीब सीट्स हैं। यूपी का प्रोसेस चली रहा, मेंस है, अगर किसी का प्री क्लियर हुआ तो उसके अंदर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और कौन सा, बिहार एपीओ 300 सीट, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है, 300 सीट कहीं नहीं आती, तो 300 सीट बिहार एपीओ के लिए भी हैं, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और इन सब में कहीं पर भी एक्सेप्ट फॉर, अच्छा पंजाब के अंदर भी आई हुई हैं। पंजाब दिल्ली के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बाकी बिहार में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हरियाणा में कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, उत्तराखंड में आई गेस एक्सपीरियंस शायद नहीं चाहिए, एक बार चेक करना पड़ेगा वो। एमपी एडीपीओ का भी वैसे चल रहा है, बट उसमें सीट बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मेजर लॉज है, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, बट हाँ जो क्रिमिनल लॉज है, हमारे तीनों मेन क्रिमिनल लॉज हैं, वो तो आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा ही। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग नोट कर लो। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। 1872 का, 1872 का ये लॉ है, और 1872 में हमारे देश में 2 लॉज जो कि बेस्ट पीसीज ऑफ लेजिस्लेशंस कहा जाता है वो पास हुए थे। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों ही 1872 के लॉज हैं। ठीक है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, पर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस जरूर आए हैं, पर ऐसा कोई बहुत मटीरियल चेंजेस हमें बीएससी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि ये दोनों ही लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले अर्स्टवाइल जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, ये दोनों ही बेस्ट पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन है। बेस्ट पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन मतलब ऐसे लॉज जो कि जिन्हें देखते हुए, जो कि मॉडल लॉ बने, जिन्हें देखते हुए और देशों के अंदर लॉज बनाए गए। देखो, अब लोगों को पता है पहले क्या था, इंग्लैंड के कब्जे में ही था, पूरा ही वर्ल्ड था। ठीक है, सब सारा वर्ल्ड क्या था, उनकी कॉलोनीज ही तो थी। तो उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड ने क्या करा, अपनी कॉलोनीज को गवर्न करने के लिए यूनिफॉर्म लॉज बना दिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इंडिया के लिए बनाया, उसको देखते हुए यूएस के अंदर बना दिया, उसको देखते हुए और देशों में बना दिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज इंडियन एविडेंस एक्ट मॉडल लॉज बन गए फॉर अदर नेशंस। समझ गए? इनको देखते हुए जो यहां पे हमें मिलता है मोर और लेस वैसा ही बाकी देशों के अंदर भी वैसे ही लॉज बनाए गए। ठीक है, कई लोगों को लगता होगा पता नहीं यूएस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा है, या मे बी जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंडिया के अंदर है तो दूसरे देशों में कैसा होगा, कुछ नहीं है भाई, सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि सारे पुराने लॉ जितने भी हैं सबके सब ब्रिटिशर्स ने बना रखे हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने ही बना रखे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही उनके कंट्रोल में था। थोड़ा बहुत यस, देश को देखते हुए चेंजेस जरूर किए जाते हैं, पर अदरवाइज मोर और लेस जो मेन एसेंस है लॉस की, वो पूरे देश में सभी लॉस की सेम होती है। ठीक है, बीट कॉन्ट्रैक्ट और बीट सीपीसी और व्हाटएवर। एंड ये दोनों ही बेस्ट पीसीज ऑफ लेजिस्लेशंस माने जाते हैं। बेस्ट पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन मतलब बहुत अच्छे लॉस। क्यों बहुत अच्छे? क्योंकि देखो 1872 का लॉ आज 2026 में भी बहुत परफेक्टली काम कर पा रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट भी बिल्कुल सही चल रहा था, जबरदस्ती पॉलिटिकल रीजंस आप लोगों को सबको पता ही है, बस अपना नाम देना था तो उसका नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। और सेम फॉर बीएनएस एंड बीएनएसएस। ठीक है, उनके अंदर फिर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर बीएससी के अंदर तो खास कुछ चेंज है ही नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, प्लीज पेन चलता रहना चाहिए। ठीक है, यहां कोई मूवी नहीं चल रही है कि बस सुन के चले जाना है, पेन हर वक्त चलना चाहिए, सुनते रहो और लिखते रहो।
जितना लिखोगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी, मेमोरी उतनी जल्दी शार्प होगी, वर्सेस आपको कोई भी मटेरियल मिलेगा, कोई भी किताब होगी या कोई भी बेरेक्ट होगी, उसको याद करने में टाइम लगेगा। अगर खुद से लिख रखा होगा बड़ी जल्दी चीजें याद होंगी। देखो पेपर क्रैक करना है किसी भी हालत में बस, ठीक है, वो हमेशा पर्पस वही रहना चाहिए। और अगर सोचोगे कि 2 घंटे की क्लास से काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फ्री तो छोड़ा, मतलब कंपटीशन में कहीं स्टैंड भी नहीं हो पाओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमें यहाँ पे 3 चीजें समझनी है। सबसे पहला समझना है 1872 में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया उससे पहले क्या रूल्स थे, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1872 से पहले के रूल्स क्या थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते थे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। और तीसरा, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी के देशों के जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं उनमें क्या फर्क है। मैंने जो बताया आपको, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉडल लॉ बना सभी देशों के लिए, राइट। तो अभी फिलहाल 2 चीजों पे और चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1872 की बात करते हैं। व्हाट वाज द लॉ प्रायर टू 1872? क्या था बताओ? क्या आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें 1872 से पहले भी हुआ करती होंगी? या सुनो, क्या कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें कुछ होती होंगी पहले? पहले इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती होंगी या नहीं होती होंगी? बताओ। हाँ, होती थी। तो फिर क्या लॉ था? व्हाट वाज हाउ दोस ट्रांजैक्शंस वर गवर्न्ड? सपोजिटली ए वांट्स टू सेल हिज हाउस टू बी। ए अपना घर बेचना चाहता है बी को, ठीक है। उस टाइम सपोज वो बेचना चाहता है सपोज 5 रुपीज में। ये हम बात कर रहे हैं सपोज 1850 की, 1850 की। क्या घर बिकते होंगे पहले? कॉन्ट्रैक्ट है ना फिर तो ये, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 1850 में क्या क्या रूल्स लगेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आया 1872 में। बताओ भाई जल्दी। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज यार, आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बताओ जल्दी बताओ। हाँ क्या? सॉरी, बार्टर सिस्टम? नहीं नहीं, पैसे मिल रहे हैं तो बार्टर कहां रह गया? ये कोई ना कि हाउस के बदले वो कुछ अपनी काउस दे रहा है, राइट? ही इज पेइंग मनी। बोलते जाओ ऐसे हाथ कोई। अरे यार ये तो बहुत ही जुगाड़ आंसर है कि यार चलो ठीक है, थोड़े प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी वगैरह लगा के उसको आंसर कर दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देयर वाज अ प्रॉपर लॉ। और कोई गेस? कुछ नहीं है भाई। हाँ ऑनलाइन भी आया कुछ। माइट बी ओरल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट अगेन, चलो ओरल है। ए ने कहा बी को, भाई मैं तेरे को अपना घर दे रहा हूं, तू मुझे 5 रुपए दे दियो। ओरल है, राइटिंग में वो एक अलग मैटर है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, है ना। इनफैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड कहां दे रखा है? कहां दे रखा है? अरे भैया इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है यार, सेक्शंस प्लीज। हाँ सेक्शन 10 में है, क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा, बेरेक्ट लाए हो आप? सब लाए हो? तो भाई अपने पास पास रखो। ये एक और है किसी की। ये तो क्या, ये कहां दुखिया लेके घूम रहे हो आप? चलो ढूंढना। सुनो, जो ट्रांजैक्शंस 1872 से पहले होती थी, they were governed by the personal laws. They were governed by the personal laws. Now personal law मतलब हिंदू है, हिंदू पर्सनल लॉ लगा दो। पर्सनल लॉ क्या होता है? हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म के हिसाब से डिसीजन। मुस्लिम्स है पार्टीज, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लगा दो। समझ गए? पर अब दिक्कत एक है, क्या? सपोज ये हिंदू ये मुस्लिम, अब क्या लगा? भाई हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉ लग जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ। एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, फिर कौन सा लगेगा? तुक्का लगाओ। स्पेशल लॉ कहां से? यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, स्पेशल लॉ कहां से आ जाएगा? हाँ कुछ नहीं है, डिफेंडेंट का लॉ। जो डिफेंडेंट होगा, डिफेंडेंट समझते हो? जो पार्टी केस फाइल कर रही है, जिसके अगेंस्ट फाइल कर रही है। सपोज मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल करा तो आप बन गए डिफेंडेंट, मैं हूं प्लेंटिफ। डिफेंडेंट जिस भी धर्म का है उसका पर्सनल लॉ लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल करा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल करा तो हिंदू पर्सनल लॉ। समझ में आया? यही सबसे बड़ी समस्या थी। क्यों? सपोज ए वर्सेस बी हुआ तो बी का कौन सा मुस्लिम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा, ए चाहेगा उसके हिसाब से क्यों डिसाइड हो। दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट। प्लस नंबर 1, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, दिस वाज द फर्स्ट इशू अराइजिंग अंडर दिस सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। सेकंड इशू वाज, दूसरा और क्या इशू था कि पर्सनल लॉ क्या है, पर्सनल लॉ क्या है, लिखा कहां है? तो बहुत सारे हमारी होली बुक्स में मिलता है, हर धर्मों की होली बुक्स में मिलता है, कोई लिखे कोई ना, कोडिफाइड कोई ना है। इसलिए हर जज अपने अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा एंड देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट। मैं एक जज हूं, आप एक जज हो, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया, आपने अपने हिसाब से कर दिया, मेरी जजमेंट कुछ और बोल रही है, आपकी जजमेंट कुछ और बोल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। जब जब लॉ अनकोडिफाइड होता है, अनकोडिफाइड समझते हो, अनकोडिफाइड में जो लिखा नहीं हुआ, जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जब जब लॉ अनकोडिफाइड होगा तब तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स आएंगी। लॉ का पर्पस ही यही है। लॉ राइटिंग में क्यों किया जाता है, लिखा क्यों जाता है? लिखा इसलिए जाता है जिससे कि हमारे पास स्ट्रक्चर हो, कल को कोई भी उस लॉ को अप्लाई कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए लॉ है क्या। ये नहीं कि मेरे हिसाब से अलग लॉ है, आपके हिसाब से अलग लॉ। तो दिस वाज द सेकंड इशू। फर्स्ट इशू, क्यों डिफेंडेंट का पर्सनल लॉ लगे, प्लेंटिफ का क्यों नहीं। सेकंड इशू, क्योंकि अनकोडिफाइड है, पर्सनल लॉज आर अनकोडिफाइड, क्योंकि अनकोडिफाइड है तो इसलिए यहां पे हमेशा इंटरप्रिटेशन का इशू रहता था एंड जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स हो जाती थी। उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करा गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास किया गया। ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वो पीरियड था जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे देश में तो फिर भी बाद में हुआ था, पर वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज में पहले आ चुका था, हमारे यहां भी आई थिंक 1850s के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। जैसे जैसे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती जा रही थी तो जरूरी था एक स्ट्रक्चर्ड कोडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉ होना चाहिए एंड दैट वाज द रीजन कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए क्या बना, मॉडर्न लॉ। आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हुए लॉ बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के। बट इसमें बहुत खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये हमारा तो लॉ नहीं है, बनाया तो ब्रिटिशर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उन्हीं के लॉ, उन्होंने ही और देशों में भी उसी को इसी तरीके से इंप्लीमेंट किया। क्लियर? प्लीज नोट डाउन कर लिया, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि प्रायर टू 1872 कैसे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शंस गवर्न होती थी, पर्सनल लॉस के हिसाब से, और अगर दो पार्टीज अलग अलग धर्मों की हैं तो कैसी होती थी, डिफेंडेंट का पर्सनल लॉ, ठीक है। और 1872 में लॉ क्यों आया, दो रीजंस, भाई पर्सनल लॉ एक तो अनकोडिफाइड है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट था, दूसरा डिफेंडेंट का पर्सनल लॉ क्यों लगाएं, तो वो एक हमेशा डिस्प्यूट बना रहता था। डन, आगे बढ़े, ठीक है, नोट कर लिया सब चीजें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्या रह गया अब हमारा, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या होता है भाई कॉन्ट्रैक्ट, बताओ क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। वाह, सेक्शन भी बता दो फिर तो, अरे वाह, सेक्शन 2H। देखो सेक्शन 2 के अंदर कितनी है टोटल डेफिनेशंस, 10, 2J, 2J तक है ना। J क्या होता है, ई जो पता है ये नंबर, TY, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये जॉटी हमेशा याद रखो, J है तो इसका मतलब टोटल डेफिनेशंस कितनी है, 10 डेफिनेशंस दे रखी हैं सेक्शन 2 के अंदर। भैया सेक्शन 2 की ये जो क्लॉजेज है ना 10, इनको याद कर लो, एक नंबर पक्का है, ठीक है। हर बार आप देखना पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत सिंपल है, 10 डेफिनेशन याद कर लो, एक नंबर मिल गया। तो हम 75 चाहिए थे, अब सिर्फ 74 नंबर दूर है, एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा अगर ये याद कर लोगे तो,
ठीक है, ओके। सारी डेफिनेशंस, आज आपका काम यह है कि डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल वर्बेटिम याद होनी चाहिए, कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन दे रखी है। बता दूं एक बार फटाफट, बताओ चलो जल्दी से। 2A मैं लिख देता हूं, बिना देखे बताना जितना भी याद है, अगर याद किया हुआ है पढ़ा हुआ है तो। हाँ बताओ। 2A सबसे पहले प्रोपोजल लिखते हो, प्रोपोजल। अगला एक्सेप्टेंस भी तो आएगा पहले, दो हैं 2B के अंदर, एक्सेप्टेंस और साथ साथ प्रॉमिस, दोनों चीजें यहां पे डिफाइंड है। और सी में प्रोमिसार प्रोमिसी, दो डेफिनेशन यहां भी, प्रोमिसार प्रोमिसी। 2D कंसिडरेशन। अगला जल्दी बताओ। 2E एग्रीमेंट। 2F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल आ रहे, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जी क्या वर्ड, वॉइड एग्रीमेंट। 2H कॉन्ट्रैक्ट। 2I voidable contract। 2J perfect, contract becomes void, contract becomes void। सर डू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, डेफिनेटली। अजय, अजय एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पिछले पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं? ये तो EDA है, जुडिशरी में भी आते हैं, हर जगह आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते आजकल। अब देखो शायद आने वाले एग्जाम्स में AI का भी यूज़ होगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, और AI तो प्रीवियस ईयर ही उठा के देगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से दो बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी की वो रिपीट हो सकते हैं, और दूसरा आपको उस एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि पूछना कैसा चाहता है एग्जामिनर। मोर और लेस वैसा होना चाहिए पेपर, पर हमेशा आपकी तैयारी 360 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कल क्या पूछ लें यू नेवर नो, और फिर बाद में हम ये रोएंगे कि यार हमने तो इस तरीके से तैयारी करी थी। ठीक है, सो पता नहीं इस बार HPSC हो सकता है खुंदक भी निकाले, पता नहीं वो रोज झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पता नहीं पेपर मुश्किल भी बना दे। बट मुश्किल बनाएंगे तो अच्छा भी है, मुश्किल बनाएंगे तो अच्छा इसलिए क्योंकि कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, तो जो आपका कंपटीशन है कम रह जाएगा। आसान हुआ पेपर तो सबके लिए आसान है, क्यों आपके लिए कोई ना अकेले के आसान है, पर मुश्किल होता है तो जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, पढ़ लिख के पेपर दे रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट होता है हमेशा। चलो एनीवेज, बट प्रीवियस ईयर सॉल्व करने बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़े, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया सारे, ये इनको प्लीज बाय हार्ट याद कर लेना। एक नंबर यहां से हमारा आ सकता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इनके मतलब क्या है आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिलहाल हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने बोला सेक्शन 2H के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय, वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है लॉ से। कभी एग्री क्या, कभी आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा है? देखा है जैसे? हाँ बनाया है, कैसे बनाया है? जैसे आपने किसका बना दिया? सेल परचेज, प्रॉपर्टी का सेल परचेज, वो तो बहुत लोग बनाते हैं ना, डीड राइटर्स हैं, या इनफैक्ट वकीलों से कंसल्ट किया जाता है। यार आप लोग जो यहाँ पे क्लास में बैठे हो, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट कोई राइटिंग में होना जरूरी कोई ना। आपने अगर आज पेट्रोल अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवाया, तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। गाड़ी खड़ी करी, बाइक खड़ी करी, पेट्रोल पंप वाले जो वो लड़का होगा उसने कहा होगा भैया कितने का डालूं पेट्रोल, आपने कहा जी 100 का डाल दे, ठीक है, उसने 100 का फिल कर दिया, तो दिस इज व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट?
तो हर वक्त, हर सेकंड, हर आदमी की लाइफ कॉन्ट्रैक्ट से घिरी रहती है, एक्चुअली एग्रीमेंट से घिरी रहती है। यू कैन नॉट इमेजिन ए सिंगल डे विदाउट एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट मतलब एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपने एग्रीमेंट ना किया हो। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर सेकंड हम ना जाने कितने सारे एग्रीमेंट खुद बना लेते हैं अपने आप तो कह रहे हो प्रोफेशनली आप जो ड्राफ्ट कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, पर अदरवाइज भी हम हर सेकंड आपने सुबह उठ के मे बी आयरन मैन को अपने कपड़े दिए, भैया इसको प्रेस कर लाना, वो क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। मे बी आपने ज़ेप्टो से कुछ ऑर्डर करा, ब्रेड खत्म हो गई थी, मे बी सुबह ब्रेड ऑर्डर करी, दैट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। हर सेकंड हमारी पूरी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट के चारों तरफ घूमती रहती है, एंड दैट इज द रीजन कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। समझ में आ रही है मेरी बात? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H ऐसा बोलता है, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law is a, वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबल किसे बोलते हैं, इसको समझते हैं। देखो मैं आपको अब मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है क्या? जब एक आदमी दूसरे को प्रपोजल दे, जब एक दूसरे को प्रपोजल दे, डू यू वॉन्ट टू बाय माई दिस पेन फॉर ₹100? क्या आप इस पेन को 100 रुपए में खरीदना चाहते हो? दिस इज अ प्रपोजल गिवन बाय A to B। ठीक है, प्रपोजल हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म में होता है। डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पेन फॉर ₹100? क्या तू 100 रुपए में मेरा ये पेन खरीदेगा? सो दिस इज अ प्रपोजल। A has given this proposal to B। ठीक है, B says yes, I want to buy this pen for ₹100। मैं खरीदना चाहता हूं भाई, जो तेरा प्रपोजल है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। जैसे ही प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस दी, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, अब आगे सुनना ध्यान से, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। ये जो प्रपोजल है बन गया प्रॉमिस। जिसने प्रपोजल दिया था उसको बोलेंगे क्या? प्रॉमिसार। प्रॉमिसार। जिसने एक्सेप्टेंस दी थी उसको बोलेंगे व्हाट? प्रॉमिसी। एक ने दूसरे को प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, प्रपोजल बना प्रॉमिस। जिसका वो प्रपोजल था वो बना प्रॉमिसार, जिसने एक्सेप्टेंस दी थी वो बना प्रॉमिसी। ठीक है, और इस पूरी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है एग्रीमेंट। द एंटायर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन wherein वन पार्टी गिव्स प्रपोजल टू अदर। नोट डाउन भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज अ ट्रांजैक्शन wherein one party gives a proposal and other accepts the proposal The party who gives proposal is called as promisor. And the party
who gives acceptance, and the party who gives acceptance is called as promisee, is called as promisee. Full stop. The proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. फुल स्टॉप, बस हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एग्रीमेंट. यही तो है एग्रीमेंट. सिंपल है, सिंपल तो है भाई. हुआ कुछ नहीं है, बस यहां पे एक क्वेश्चन था, डू यू वांट टू बाय दिस पेन फॉर ₹100. ये क्वेश्चन था. अब ये फुल स्टॉप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. आई प्रॉमिस, प्रॉमिस बन गया ना. आई प्रॉमिस टू गिव यू माय पेन फॉर ₹100. देखो, ए ने बोला बी को, डू यू want to buy my pen for ₹100. ये क्वेश्चन था, ठीक है. बी ने क्या बोला, यस. ये क्या, ये प्रपोजल था जो क्वेश्चन फॉर्म में था, इंटेरोगेटिव फॉर्म जिसे बोलते हैं. बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. जैसे ही एक्सेप्ट करा, प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस. ये बन गया प्रॉमिस. इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन फॉर्म फुल स्टॉप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी था प्रपोजल, क्या तू मेरा पेन खरीदेगा. जैसे ही उसने एक्सेप्ट करा तो प्रपोजल बन गया प्रॉमिस. मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं अब तेरे को पेन दूंगा. अब प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता वो किसी वाला, क्यों, एक्सेप्ट हो चुका है. अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ होता तो कह देना ना, मैं नहीं देता तेरे को पेन, मैंने अपना मन बदल लिया. पर जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस. और ये बन जाता है असर्टिव फॉर्म में या फुल स्टॉप फॉर्म में. कैसे, ये लैंग्वेज देखो कैसे चेंज हो गई. आई प्रॉमिस टू गिव यू my pen for ₹100. ये बात आई समझ में? प्लीज नहीं आई तो पूछ लो. मैं आपको ये समझा रहा हूं इंटरनल प्रोसेस कैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट का बनने का. सबसे पहले एक आदमी दूसरे को प्रपोजल देता है, ठीक है, जो ये प्रपोजल था. दूसरा उसको एक्सेप्टेंस देगा. अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो ऑटोमेटिकली अब कुछ नहीं है, बन गया. अब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा अपने आप. अब आपको कुछ नहीं करना. अब लॉ अपने आप इस प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट तक लेके जाएगा. कैसे, ये प्रपोजल था, एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल बनेगा प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा. प्रॉमिस का मतलब क्या है, जो प्रपोजल था, जो क्वेश्चन फॉर्म में था, वो फुल स्टॉप फॉर्म में कन्वर्ट होगा. कैसे, यहां पे प्रॉमिस आ जाएगा. आई प्रॉमिस टू गिव यू सच थिंग फॉर सच अमाउंट. तो प्रपोजल बना प्रॉमिस. और इस पूरी ट्रांजैक्शन को, जहां पे एक बंदा प्रपोजल देता है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन क्या होता है, चेन ऑफ इवेंट्स. जहां पे मल्टीपल चीजें हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, जहां पे मल्टीपल चीजें हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. तो एक ने दूसरे को, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, प्रपोजल बन गया प्रॉमिस. जिसने प्रपोजल दिया, प्रपोजर था वो, उसको पहले बोलते थे प्रपोजर. एक था पहले प्रपोजर, पर जैसी एक्सेप्टेंस हुई तो प्रपोजर बन गया प्रॉमिसर. जिसने एक्सेप्टेंस दी वो था एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बन गया प्रॉमिसी. इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम बोल देते हैं एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? प्रपोजल कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2A में. प्रपोजल 2A, एक्सेप्टेंस 2B पार्ट 1, ठीक है, प्रॉमिस 2B पार्ट 2, ठीक है. और और सीधा आ जाते हैं एग्रीमेंट. पूरी ट्रांजैक्शन क्या है, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कहां दे रखा है, सेक्शन 2E, ठीक है. इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं एग्रीमेंट.
एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, हटाओ ये सेक्शन 2E ये बोलता है, बस इतनी सी बात है, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। और भी एक चीज और लिखी है, छोड़ दो उसको, बाद में समझ लेंगे। एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, हर प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है, हर प्रॉमिस एक एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, प्लीज ध्यान रखना, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है ना, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, हर प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है, इसका मतलब क्या, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये गलत है, ये ऐसे नहीं इंटरप्रेट करना। हमें सेक्शन 2E को वर्बेटिम इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है। वर्बेटिम मतलब जो बोल रहे हैं एज इट इज आपने उसको उसका इंटरप्रेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें उसको मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देनी है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, द ट्रांजेक्शन wherein agreement is wherein promise is created is called as, wherein promise is created is called as ट्रांजैक्शन जहां पे प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को हम, प्रॉमिस की ट्रांजैक्शन को हम बेसिकली एग्रीमेंट। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ूं, एक चीज और बताता हूं, ऐसे समझो, ये है आपका प्रपोजल और ये है, ठीक है, ये प्रपोजल है इतना पोर्शन और ये एक्सेप्टेंस। जैसे ही प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ता है, जैसे ही प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस ऐड होता है, जुड़ता है, तो ये प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस। अब प्रपोजल, प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है सेक्शन 2B के अंदर, a proposal when accepted becomes a promise। प्रपोजल जो एक्सेप्ट होता है वो प्रपोजल बनता है, and this entire transaction is called as, वैसे तो लिखा है एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, सेक्शन अगर 2E पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब तो ये कि ये प्रॉमिस एग्रीमेंट है, पर ये नहीं है इसका मतलब। मैंने वही बताया आपको, हमें इसकी वर्बेटिम इंटरप्रिटेशन नहीं देनी। कह रहा है एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, मतलब जहां प्रॉमिस बन रहा है उस पूरी ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट बोलते हैं। दैट मींस द एंटायर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट? द डिफरेंस इज, प्रॉमिस के अंदर से प्रपोजल उसका पार्ट है, पर एग्रीमेंट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों उसके पार्ट है। मेरी बात आई समझ में? एक एग्जांपल और देता हूं, ये नहीं समझ में आया तो, सपोज मैंने आपको एक, आपके पेपर है ना, पेन देना, दो कागज देना मेरे को, ऐसे समझो, सपोज ये प्रपोजल है और ये एक्सेप्टेंस है। मैंने आपको प्रपोजल दिया, बदले में आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी। समझ में आ गया? प्रपोजल है, ये एक्सेप्टेंस है। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो प्रपोजल क्या बन गया? प्रॉमिस। ये प्रपोजल बन गया प्रॉमिस। मैंने आपको कहा था क्या आप मेरा पेन खरीदोगे, मैंने कागज पे लिख के दिया आपको इस वाले पेपर पे कि आप मेरा पेन खरीदोगे 100 रुपए में। आपने कहा हाँ, आपने एक्सेप्ट करा, तो ये प्रपोजल मेरा क्या बन गया? प्रॉमिस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको ये पेन दूंगा 100 रुपए में, पर ये दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। समझ में आया? प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो प्रपोजल अकेला सिर्फ प्रॉमिस बनता है, पर ये पूरी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट बनती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। प्रॉमिस एज इट इज एग्रीमेंट नहीं होता, प्रॉमिस के अंदर से प्रपोजल उसका पार्ट है, पर एग्रीमेंट के अंदर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों उसके पार्ट है। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस छोटी टर्म है, एग्रीमेंट एक बड़ी टर्म है। क्लियर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां तक, अब हम देखो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हुआ तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहां तक तो क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, 2H, एन एग्रीमेंट विच इज, एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल होगा, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल है वो क्या बनेगा, ऐसी है। अब हमें ये जानना है एनफोर्सिबल कब होता है, एक एग्रीमेंट इनफोर्सेबल कब होता है, कब होता है, जब वैल्यू मतलब कंसिडरेशन, और हाँ ठीक है, और क्या टूटा फूटा कॉम्पिटेंट पार्टी कंसिडरेशन, हाँ यार ये क्या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ देखो, एग्जाम क्लियर करना है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लग जाओ अब, क्योंकि अगर यहाँ अटकोगे ना, ठीक है आई नो कि आप लोग ये बोल सकते हो सर आज तो पहला लेक्चर है इसलिए नहीं आता, पर यू आर सिटिंग फॉर प्रोसिक्यूटर एग्जाम विच मीन्स आपकी LLB कंप्लीट हो चुकी है, यू आर एलिजिबल, यू आर एन एडवोकेट, लॉ कर रखी है आपने, चाहे कहीं से करियो चाहे जैसे मर्जी करियो, तो यहाँ तो प्रिजम्पशन वैसी रेज हो जानी है ना कि भाई हाँ आपने लॉ कर रखी है, आपको आता है, सब आना ही चाहिए। अब ये डिफेंस कोई ना ले सकते हो कि हमने तो लॉ ऐसी कर ली थी भाई, दुखिया पढ़ के या गाइड बुक पढ़ के। तो इसलिए थॉरो नॉलेज होनी चाहिए यार एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन है। देखो, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट, सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, सेक्शन 25 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड तीसरी रिक्वायरमेंट, एक जजमेंट है, लीडिंग केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, इसकी इस केस में जो बोला उस वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबल हो, बेसिकली एनफोर्सेबिलिटी के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब एक एक करके तीनों समझते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 फर्दर 5 रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें बताता है। क्या क्या, सबसे पहले कॉम्पिटेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दूसरा, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आप जो बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसके उसका जो भी पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। चौथा, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। एंड पांचवा, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कहीं पर भी वो ट्रांजैक्शन वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड। वो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस था, वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड मतलब बेकार, जो जीरो, वॉइड मीन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, लॉ के अंदर वो जीरो नहीं लिखा हो। तो दीज आर द 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 25।
सेक्शन 25 ये कहते हैं एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसका मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए। 25 कहता है कंसिडरेशन इज मस्ट। अब आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि सर यहां लिख तो दिया लॉफुल कंसिडरेशन, यहां फिर से क्यों रिपीट कर रहा है? सेक्शन 10 बस इतना बोलता है कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, वो ये नहीं कहता कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए सेक्शन 25 बताता है, कंसिडरेशन होनी चाहिए सेक्शन 25, वो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए सेक्शन 10। क्लियर? बेल्फर वर्सेस बेल्फर में बोला कि ये सब बातें तो ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंटेंशन होनी चाहिए। जो आप बोल रहे थे, पार्टीज की इंटेंशन भी होनी चाहिए कि उनको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर कहता है इंटेंशन होनी चाहिए। अब इंटेंशन होनी चाहिए पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले बेल्फर वर्सेस बेल्फर जो लैंडमार्क इंग्लिश केस है, वहां पे ये बोला कि इंटेंशन होनी चाहिए। उसके बाद दुनिया भर के केसेस आ गए इसके ऊपर, और इंडिया के अंदर भी यही रूल है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ये रूल है, इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन मतलब इंटेंट कि मुझे एक आप मतलब मैं और आप मिलके लॉफुल ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहते हैं, और अगर हम में से किसी ने ब्रीच किया तो हम कोर्ट में भी पहुंच जाएंगे। वो इंटेंशन होनी चाहिए। जिस टाइम आप एग्रीमेंट बना रहे हो, एग्रीमेंट बनाते टाइम पार्टीज के मन में ये होना चाहिए और उनकी इंटेंट ये होनी चाहिए कि अगर हम में से किसी ने ब्रीच किया तो हम दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो बड़ा जरूरी है। एंड इसी के अंदर अभी मैं और डिटेल में जब जाऊंगा इंटेंशन में, यही डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में डिफरेंशिएट कर देता है। ये बताऊंगा कैसे। फिलहाल ये तीन अगर फुलफिल होंगे तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिबल, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हुआ तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ने क्या करा, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, दैट्स इट, उनका काम खत्म, अब बन गया एग्रीमेंट। अब अगर वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स लॉ, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जजमेंट भी तो लॉ ही होता है, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो क्या है उसको छोड़ो, वॉइड है, वॉइडेबल है, व्हाटएवर, उसको छोड़ देते हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्लियर? एनफोर्सिएबल, आगे बढ़ू। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिएबल? एनफोर्स, एनफोर्स मींस टू ब्रिंग इट इन फोर्स, जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। वो चीज जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं उसको एनफोर्सिएबल बोलते हैं। जिस चीज के अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो उसको हम एनफोर्सिएबल बोलते हैं। समझ में आया? किसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं? अगर कोई लॉ की ब्रीच करता है तभी तो आप कोर्ट में जा सकते हो ना। कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ क्या कि अगर कोई लॉ की ब्रीच कर रहा है, कहते हैं लॉज आर एनफोर्सिबल, लॉ एनफोर्सिबल है, इसका मतलब क्या? अगर लॉ की ब्रीच हो रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर एग्रीमेंट इस तरीके का है जो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है तो वो एनफोर्सिबल है, और अगर वो एनफोर्सिबल है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। बात आ रहा है समझ में जो बोल रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एनफोर्सेबल दुनिया में बस एक ही चीज होती है, वो है लॉ। अगर ब्रीच ऑफ लॉ होगा, लॉ की ब्रीच करोगे तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बिकॉज लॉज आर एनफोर्सिएबल। कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप ब्रीच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच, ब्रीच समझते हो? ब्रीच मतलब तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट की वॉयलेशन करोगे, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करोगे तो भी आप वो भी एनफोर्सिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल, तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो। लॉ की ब्रीच से भी आप कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि लॉज आर एनफोर्सिबल। कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से भी आप कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एनफोर्सिबल। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लॉ।
बट दुनिया में एक ही तो चीज है जो कि एनफोर्सेबल है, वो है लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी एक लॉ है। पेपर में क्वेश्चन आता है, इज कॉन्ट्रैक्ट अ लॉ? क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ है? इज कॉन्ट्रैक्ट अ लॉ? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ because contract is enforceable and it is only laws which are enforceable, and therefore contract is a law which is enforceable. समझ में आ गई ये? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट नहीं बनाती, लेजिस्लेचर। लॉज कौन बनाता है? लेजिस्लेचर ना, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो। भाई लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाती है ना। पर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ है जो पार्टीज बनाती है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। इसको नोट डाउन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर कोई आपसे पूछता है क्या एक आदमी, एक आम आदमी लॉ बना सकता है? हु इज नॉट एन एमपी, हु इज नॉट एन एमएलए, जो ना तो एमपी है ना एमएलए, क्या वो लॉ बना सकता है? यस, बिल्कुल बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो बेसिकली लेजिस्लेचर ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ बना दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके अंदर हर आदमी को पावर दे दी कि आप अपने पसंद से अपने मतलब का लॉ बनाओ। बस आपको हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये प्लेग्राउंड दे रहे हैं, इसके अंदर अंदर रहना है। इसके बाहर निकलोगे तो हम उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, वॉइडेबल डिक्लेयर कर देंगे, जो भी है उसको फिर हम एनफोर्स नहीं करेंगे। इसके अंदर अंदर रहोगे, इस दायरे के अंदर अंदर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप अपनी पसंद से लॉ बनाओ, हम बीच में नहीं आएंगे। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता तो आज हर काम के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। सपोज आज मेरे को हरियाणा एडीए का बैच स्टार्ट करना है, अब वो बैच में क्या क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे, फीस कितनी होगी, पेमेंट कैसे होंगी, हर चीज गवर्नमेंट ही बनाती फिर मेरे लिए। आज पेट्रोल फिल कराना तो पहले तो पार्लियामेंट पे जाना पड़ता है, भैया जल्दी से लॉ बनाओ और पेट्रोल डलवाना गाड़ी में। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड देयरफॉर पार्लियामेंट ने क्या करा, हर आदमी को पावर दे दी, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से जो आपको अच्छा लगे वैसा लॉ बना लो, बस इस दायरे में रहना है। इसके बाहर निकलोगे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके अंदर रहोगे तो हम उसको एनफोर्स करेंगे। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एनफोर्सेबिलिटी के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो इज कॉन्ट्रैक्ट अ लॉ? इज कॉन्ट्रैक्ट अ लॉ? यस। कहां दे रखा है, नोट करो, इज कॉन्ट्रैक्ट अ लॉ। सबसे पहला सेक्शन 2H, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एनफोर्सेबल। सेक्शन 2H ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ। दूसरा सेक्शन 37, सेक्शन 37 ये बोलता है पार्टीज मस्ट परफॉर्म। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो जो भी पार्टीज हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मस्ट वर्ड का यूज हो रहा है, मस्ट परफॉर्म। सेक्शन 37, पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ प्रॉमिस। जो भी प्रॉमिस में उसका पार्ट है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो। सेक्शन 37 भी इस बात को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ। एंड थर्ड, सेक्शन 73, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो रही है तो आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉम्पनसेशन क्यों दे रहा है कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ, रेमेडी है ना। तो ये तीनों प्रोविजंस आर द क्लियर एविडेंसेस टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ। ठीक है, याद रहेगा। मींस का छोटा सा क्वेश्चन बाई चांस कहीं आ जाए तो आप ये तीनों सेक्शंस कोट कर सकते हैं। ओके। अब जो एग्रीमेंट है ये एनफोर्सिबिलिटी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रही होंगी तो हो सकता है वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे अगले पार्ट में चल रहे हैं
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का फ्यूचर क्या होता है, उस पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। हमें समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। अब हम अगले पार्ट पे चल रहे हैं, फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ऑफ एग्रीमेंट। जब कोई प्रपोजल आया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, प्रपोजल बन गया प्रॉमिस, इस ट्रांजैक्शन को हमने बोल दिया एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आगे जाके क्या होगा, क्योंकि एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट नहीं रह सकता, एग्रीमेंट हो सकता है या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब, जब एग्रीमेंट सेक्शन 10, 25 प्लस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर को फुलफिल कर देगा, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या ये हो सकता है कि वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां पे दे रखा है, सेक्शन 19 और 19A, 19A में दिया हुआ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, मतलब पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यहां पे लिखा ना मैंने, देखो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अनफ्री कंसेंट, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सेक्शन 19 और 19 या 19A में, मतलब इन दोनों में से कोई एक लगेगा, अब क्या बाद में देखेंगे। ठीक है, तीसरा हो सकता है वो वॉइड एग्रीमेंट हो, अगर एग्रीमेंट, अच्छा या तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या हो सकता है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड मतलब जीरो, वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट बहुत जगह पे दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन कहां से 22 से लेके 30 तक तो है ही, उसके अलावा भी बहुत जगह पे दिया वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड मतलब जीरो, which is not enforceable, void means something which is not enforceable, which is zero in the eyes of law। लॉ समझता है कि ये कुछ है ही नहीं, ये लॉ ही नहीं है, जब लॉ नहीं है तो हम इसको एनफोर्स क्यों करें। An agreement which is not enforceable by law is a void agreement। void agreement फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यू इट टू बी void, न्यू पूरा लिखना प्लीज आप लोग, न्यू इट टू बी void। दूसरा होता है डिस्कवर्ड टू बी void, न्यू इट टू बी void और दूसरा डिस्कवर्ड टू बी void। ये void एग्रीमेंट के दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं। न्यू इट टू बी void मतलब मुझे पता है ये एग्रीमेंट जीरो है, बेकार है, फिर भी कर रहा हूं, मुझे पता है लॉ के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे इस लॉ के बारे में पता है, फिर भी मैं अगर कर रहा हूं तो क्या ये न्यू टू बी void, पार्टीज को पहले से पता, फिर भी एग्रीमेंट किया, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, जो कि न्यू टू बी void है। दूसरा, मैंने बेध्यानी में एग्रीमेंट कर लिया, मुझे नहीं पता था उस लॉ के बारे में, कोई एक पर्टिकुलर लॉ है जिसके हिसाब से मैं ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता था, मुझे उस लॉ के बारे में नहीं पता था, बाद में पता चला, एग्रीमेंट फॉर्म कर लिया, बाद में पता चला, पता हो चाहे नहीं पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट तो वॉइड ही है, पर वो इस वाली कैटेगरी में आ जाता है, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ignorantia lex non excused, ignorantia facta excused, ignorance of fact can be an excuse, ignorance of law is never an excuse। मुझे लॉ नहीं पता ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ऐसे तो हर आदमी मर्डर करेगा, कहेगा मेरे को तो लॉ पता ही नहीं है क्या है, मुझे नहीं पता था मर्डर कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, तो आप मेरे को कैसे सजा दे दोगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि एवरीवन नोज लॉ,
राइट। सो अब आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, वो जो ट्रांजेक्शन है वो तो वॉइड ही है। बस पता होगा तो न्यू टू बी वॉइड वाली कैटेगरी में चला जाएगा, नहीं पता होगा तो डिस्कवर टू बी वॉइड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे लॉ आपकी थोड़ी सी मदद कर देगा, क्योंकि आपसे अल्टीमेटली गलती हुई है, आपने जान के नहीं किया। यहाँ तो आप जान के कर रहे हो ना काम, यहाँ लॉ बिल्कुल आपकी मदद नहीं करेगा, यहाँ थोड़ी सी कर देगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, रेस्टिट्यूशन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ नहीं होता। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया सारा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके या तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज मतलब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कैसे? परफॉर्म कर लिया, दोनों पार्टीज के जो जो काम था, प्रोमिसेस थे, वो दोनों ने परफॉर्म कर लिया। या ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ब्रीच होता है डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लड़ो कोर्ट में जाके, ब्रीच हो सकता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म कहानी। या दूसरा हो सकता है आगे जाके वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये वाला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ये वाला भी होता है। इसको बोलते हैं इनिशियली, जो 1990 नेम है, इसको बोलते हैं, लिख देता हूं, इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इसे बोलते हैं, यहां पे जो है एक एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बना पर किसी वजह से वो आगे जाके वॉइडेबल में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नोट डाउन कर लिए? सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस जो आगे जाके किसी कारण से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये तीन जगह पे दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कहां पे? 39, 53 एंड 55 लिख लें। सब्सिक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां पे? 39, 53 एंड 55। इनिशियली वॉइडेबल है 1990 ने में, सब्सिक्वेंट वाला है 39, 53, 55 में। तीसरा और क्या हो सकता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और क्या हो सकता है? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या तो डिस्चार्ज हो जाएगा, या तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। 2J नहीं पढ़ रहे थे अभी हम? 2J में क्या? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाके वॉइड हो गया, बिकम्स। किसी कारण से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस, फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। 56 कहां दे रखा है? सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, अर्थक्वेक आया, मैंने कहा कि आप ये मेरा पेन खरीदोगे 100 रुपए में, देखो इधर मैंने प्रपोजल दिया, क्या ये पेन खरीदोगे 100 में? आपने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया। वेल अभी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, 1025 अल्फर, तो क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर वो पेन ही मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, अर्थक्वेक आया, पेन डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो मैंने नहीं किया जान के। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर जब डिस्ट्रॉय हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ पार्टी, बट अदरवाइज किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से, जो कि मैनमेड नहीं है, उसकी वजह से अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसमें पार्टीज की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में लॉ ये कहता है भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स 56 पैरा नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ू? नोट कर लिया? समझ में आ गया? ये जो एग्रीमेंट था, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ, एक चीज का हमेशा दिमाग में याद रखना है आपको, वॉइडेबल टर्म जो है, वॉइडेबल है ना ये, यहां पे हो
चलो दूसरे पेन से करते हैं। चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो या लॉ में कहीं पर भी हो, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ना है हमें, पेपर में आना है ना ईडी में। हिंदू मैरिज एक्ट में भी वॉइडेबल मैरिज दे रखी है। वॉइडेबल मैरिज कहां दे रखी है? सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कहीं पर भी लॉ में हम वर्ड पढ़ते हैं ये वॉइडेबल। वॉइडेबल हमेशा ये टर्म को यहां से हटना होता है। वॉइडेबल हमेशा के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए वॉइडेबल कभी नहीं रह सकती। या तो वो वैलिड में कन्वर्ट होगा, या तो वो वैलिड में कन्वर्ट होगा, या तो वो वॉइड में कन्वर्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे यही वाला कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जीरो। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा है क्या ये पेन आप 1 लाख रुपीज में खरीदोगे? आप हंसने लगे। मैंने गन निकाल ली, मैंने कहा आप खरीदोगे? आपने हाँ बोल दिया। दैट मीन्स मैंने आपकी कंसेंट कोर्शन से ली है। आपकी जो कंसेंट है अनफ्री कंसेंट है, ठीक है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है आपकी। प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस आ गया, एग्रीमेंट बना, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या बन गया? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके पास ऑप्शन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है या रिसाइंड करना है। रिसाइंड मतलब खत्म करना है, एंड करना है। ये ऑप्शन है, कंटिन्यू करना है, रिसाइंड करना है। अब अगर आपने कहा कि कोई बात नहीं यार, पेन 1 लाख में मिल रहा है, पर ये तो 1 लाख के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्थ है ये। आपको पता चल गया कोई ना कोई ये मे बी लिमिटेड एडिशन पेन है जो कि इसकी वैल्यू 1 लाख से भी ऊपर हो चुकी है इस टाइम। तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़े, इसको परफॉर्म करें। तो दैट मीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म करा, आप आगे बढ़ गए, आपने इसको एंड नहीं किया, तो क्या बन गया? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया ये? पर अगर आप कोर्ट में पहुंच गए, आपने कहा कि सर देखो कैसे मेरे साथ गलत किया गया है, मेरी कंसेंट अनफ्री कंसेंट है, कोर्शन से ली गई है, जबरदस्ती ली। कोर्शन मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुली ली गई है कंसेंट, तो मैं इसको रिसाइंड करना चाहता हूं, एंड करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने खत्म करवाने की बात करी, रिसाइंड करा, तो क्या बन गया? जीरो हो गया लॉ ने कहा ठीक है इसको हम खत्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड में कन्वर्ट होगा, या फिर वो पूरा परफॉर्म हो जाएगा, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। ओके, सो एक क्वेश्चन है, सर इफ आई साइन एन एग्रीमेंट विद द कंपनी टू गेट अ जॉब, can that be considered that voidable or void? Because if I would not have signed it, company would not have given me the job. It lacks free consent, hence shouldn't that be voidable and ultimately void? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन ये। कोई एग्रीमेंट आपने किया कंपनी के साथ कि मुझे जॉब चाहिए, तो जब आपने ही साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, तो आपकी कंसेंट तो फ्री है, इसमें अनफ्री कहाँ है? बिकॉज कंपनी, हाँ, तो आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल था, कंपनी ने कहा कि क्या आप फलाना जॉब आप एज हमारे कंपनी का एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहते हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट बन गया। और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आया, शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, एक बार आप फिर से प्लीज टाइप कर देना। चलो एनीवेज, ये समझ में आ गया, फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। अच्छा, डेफिनेशन बताना फटाफट, कहाँ कहाँ दे रखी है? प्रोपोजल से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन प्रोपोजल सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस 2B पार्ट 1, प्रॉमिस 2B पार्ट 2, एग्रीमेंट 2E, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट 2G,
ठीक है, नोट कर रहे हो ना या लिखूं? 2A 2B पार्ट 1, प्रॉमिस हो गया 2B पार्ट 2, एग्रीमेंट हो गया 2E, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, voidable contract 2I, void agreements 2F, सही बोल रहे 2G, सॉरी 2G, और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void 2J, बस हो गया। ठीक है, बोलती है कि आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, तो खाली जॉब पाने के लिए साइन कर दिया। हाँ तो अच्छा, सो बेसिकली व्हाट ही इज आस्किंग इज, सपोज कंपनी ने कहा कि भाई अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे तभी आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है, इस पेपर पे साइन करो तभी जॉब मिलेगी। अब किसी प्रेशर की वजह से, मतलब मे बी अनड्यू इन्फ्लुएंस था या कोर्शन थी, उस वजह से अगर आपने साइन कर दिया तो वो तो अनफ्री कंसेंट है जिसमें वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर अगर आपने फिर भी उसको वॉलंटरी ज्वाइन किया, तो साइन किया, टर्म्स थी, टर्म्स क्लियर थी कि भाई ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपको मिलेगा, तो फिर वैलिड है, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है, देन दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, कंसिडरेशन पे चलते हैं। क्या होती है कंसिडरेशन? 2D में दिया हुआ है। अच्छा चलो कंसिडरेशन के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, फटाफट नोट करो। नंबर 1 जल्दी से लिखो, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 2D, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन 2D, कंसिडरेशन इज मस्ट, कंसिडरेशन इज मस्ट, कहां दे रखा है अभी बताया, सेक्शन 25, कंसिडरेशन इज मस्ट सेक्शन 25। थर्ड, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ये कहां दे रखा है, सेक्शन 210, सेक्शन 10 सॉरी 210 नहीं, सेक्शन 10। व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है, कहां दे रखा है, सेक्शन 23। नेक्स्ट पॉइंट, if consideration is not, if consideration is not lawful, if consideration is not lawful, if consideration is not lawful dash agreement is void, if consideration is not lawful agreement is void, कहां दिया हुआ है, lawful consideration नहीं है, agreement void है, section 23। नेक्स्ट पॉइंट, इफ नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, इफ नो कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वॉइड, इफ नो कंसिडरेशन द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये कहां दिया हुआ है, सेक्शन 25। सेक्शन 25, ठीक है, बस याद रहेगा ये भाई। देखो कंसिडरेशन क्या है, 2D के अंदर दे रखा है, कंसिडरेशन होनी चाहिए 25 में दिया हुआ है, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए 10 में दिया हुआ है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है 23 में दिया हुआ है, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है एग्रीमेंट वॉइड सेक्शन 23, कंसिडरेशन ही नहीं है एग्रीमेंट वॉइड सेक्शन 25। बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं, ये सारे कंसिडरेशन के हमारे रूल्स बन जाते हैं। अब कंसिडरेशन है क्या सेक्शन 2D के हिसाब से, देखो कंसिडरेशन, एक तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे हमें समझना है, कंसिडरेशन इज ऑलवेज गिवन इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस, ऑलवेज इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस। ये छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखो ए ने कहा, ध्यान से सुनना, इसको बाद में नोट करना,
ए ने बी को बोला क्या तू मेरा ये पेन खरीदेगा 100 रुपीज में। बी ने कहा कि भाई तेरे को देना है तो 90 में दे दे। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर प्रपोजल। इसको बोलते हैं काउंटर प्रपोजल। दूसरे ने अपना प्रपोजल दे दिया। ए ने कहा चल एक काम करते हैं 95 में डन कर। बी ने कहा नहीं, एक काम कर 92 में कर। ठीक है, एंड ए ने कहा ओके फाइन 92 में डन कर। समझ में आ रहा है? इसमें प्रपोजल किसने दिया और एक्सेप्टेंस किसने दिया? स्टार्ट तो ए ने किया था प्रपोजल, पर फाइनली जो एक्सेप्ट हुआ वो तो ये वाला हुआ है ना। बात आई है समझ में? लास्ट में तो ये एक्सेप्ट हुआ है, तो प्रपोजल किसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है? ए का या बी का? बी का। तो बी कौन बनेगा यहां पे? बी बनेगा प्रोमिसार। कहीं हम क्या करते हैं, इधर प्रोमिसार लिख देते हैं, इधर प्रोमिसी, पर वो गलत है। हमें यह देखना जरूरी है कि प्रॉमिस कौन दे रहा है। प्रॉमिस वो देगा जिसका प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बी का प्रॉमिस एक्सेप्ट हुआ है, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, तो ये तो बी बनेगा प्रॉमिसार और ए बनेगा। समझ गए? प्रॉमिस क्या है यहां पे? प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ये बताओ मुझे। मैं फाइनल वाले पे आता हूं। बी ने क्या बोला, मैं तेरे को 92 रुपीज दूंगा। 92 वाला एक्सेप्ट हुआ ना, और तू मुझे क्या देगा? पेन देगा। ये कौन है? ये कौन है? और ये क्या है? ये क्या है? प्रॉमिस के बदले जो दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस तो है, कंसीडरेशन है ना ये। दिस इज कंसीडरेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है यहां पे? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहां पे। सब्जेक्ट मैटर जो एक्चुअल में पेन था, अब वो मनी बन चुका है। जो प्रपोजल दिया है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। समझ में आया? कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कंसीडरेशन है, जो वैसे नॉर्मली हम देखते हैं मनी इज कंसीडरेशन, पर यहां पर एक्चुअल में 92 इज द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि प्रॉमिस है ये सब्जेक्ट मैटर है। मैं तेरे को 92 रुपीज दूंगा, बदले में तू मुझे क्या देगा? पेन। ये है कंसीडरेशन। एंड यही मैं आपको यहां बता रहा था। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, कंसीडरेशन इज ऑलवेज गिवन इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस। कंसीडरेशन प्रॉमिस के बदले दिया जाता है, तो इसलिए हमेशा याद रखना, आपको जब भी ये देखना है कि कंसीडरेशन क्या है, तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा प्रॉमिस क्या है। और प्रॉमिस को देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है। जिसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, जो भी वो दे रहा है वो है प्रॉमिस, और उसके बदले में जो मिल रहा है वो है कंसीडरेशन, क्योंकि कंसीडरेशन इज गिवन ऑलवेज इन लिeu ऑफ प्रॉमिस, एंड कंसीडरेशन इज गिवन बाय द कौन देता है कंसीडरेशन? कंसीडरेशन इज गिवन बाय promisee to the promisor। although promisee और any other person लिखा, भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। प्रोमिसार को प्रोमिसार प्रॉमिस देता है, ये तो सिंपल है। पर प्रोमिसार प्रॉमिस देगा, प्रोमिसी कंसीडरेशन देगा। सिंस एवरीथिंग एज अ प्राइस, हर चीज का कुछ ना कुछ प्राइस है। अब मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं, बदले में मुझे कुछ चाहिए, दैट इज कंसीडरेशन। आप मुझे प्रॉमिस दे रहे हो, तो जो मैं आपको दे रहा हूं वो बनेगा कंसीडरेशन। ध्यान रहेगा? देखो वैसे तो इतना टेक्निकल कहीं नहीं पूछने वाले, पर आपको पता फिर भी होना चाहिए कि प्रॉमिस और कंसीडरेशन में डिफरेंस क्या है। कंसीडरेशन का सबसे पहला पॉइंट ही यहीं से स्टार्ट होता है कि कंसीडरेशन इज गिवन इन ल्यू ऑफ प्रॉमिस। कंसीडरेशन हमेशा प्रॉमिस के बदले दिया जाता है। ठीक है? कौन देता है कंसीडरेशन? कंसीडरेशन इज गिवन बाय, सेकंड पॉइंट है, कंसीडरेशन इज गिवन बाय
प्रोमिसी, है ना, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंसिडरेशन इज गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन यहां पे वर्ड यूज कर दिया 2D के अंदर। ये सब सेक्शन 2D के बारे में जान रहे हैं हम। 2D के अंदर ये वर्ड यूज कर दिया एनी अदर पर्सन। एग्जाम्पल, पी ने कहा क्यू को, क्या तू मेरा मोबाइल खरीदेगा, बदले में तू मुझे 1 लाख रुपए दे दियो। क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया, प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, प्रॉमिस। और ये क्या है, कंसीडरेशन। जो प्रॉमिस के बदले मिला वो है कंसीडरेशन। क्लियर? हाँ हो गया, समझ गए? कंसीडरेशन कौन देगा, ये कौन है, प्रॉमिसर। पी ने प्रॉमिस दिया, क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये कौन है, प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिस। अब ये कंसीडरेशन या तो प्रॉमिस ही देगा या और कौन दे सकता है, एनी अदर पर्सन। हो सकता है किसी आर ने बोला चलिए 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन कंसीडरेशन पे करते। आप सपोज कुछ खरीदने गए, ठीक है, आपने वो जो भी आप सामान खरीद रहे थे, खरीदने गए, शॉपकीपर ने बोला ठीक है भाई ये ले लो, 100 रुपए दे दो। तो मैं वहां आ गया, मैंने कहा यार छोड़ो मैं दे रहा हूं इनके पैसे, मैंने दे दिए। नॉट एज योर एजेंट, मैं आपका एजेंट नहीं हूं वहां पे। आर यहाँ पे क्यू का एजेंट नहीं है, क्योंकि एजेंट तो कुछ होता ही नहीं ना, प्रिंसिपल ही होता सब कुछ। रूल ऑफ एजेंसी तो पता होगा ना, एजेंट तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी एजेंट करता है माना जाता है प्रिंसिपल ने किया। आई एम नॉट एक्टिंग एज योर एजेंट। आप वहां पे कुछ खरीद रहे थे, मैंने कहा कि भैया छोड़ो उससे मत लो पैसे, मैं दूंगा, मैंने पैसे दे दिए, तो क्या मैं दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। तो ये जो आर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। आर इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, पी और क्यू के बीच में। ही इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये क्या है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कौन दे रहा है, आर पी को। देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, और दूसरा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंडिया में एप्लीकेबल हैं, इंग्लैंड में नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड में रूल इज कि कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिस ही देता है। पर अगर हम यहां सेक्शन 2D देखोगे बेयर एक्ट में, देखो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द, मैं बस सीधा इस पे आ रहा हूं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये एनी अदर पर्सन, ये जो कोई मतलब कंसिडरेशन या तो प्रॉमिस ही देगा या कोई और दे सकता है। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन इंडिया बट नॉट इन इंग्लैंड। इन इंग्लैंड कंसिडरेशन हैज टू बी फॉलोड बाय प्रॉमिसी। प्रॉमिसी ही देगा प्रॉमिसर, पर इंडिया में कोई भी दे सकता है। अब क्योंकि यहां पे एनी अदर पर्सन लिख दिया, इसीलिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट बन गया जिसको हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। सिंपल है, टर्म्स याद करो। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो हुआ,
जिन जिन पार्टीज के बीच में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ है वो तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है। जो आउटसाइडर है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन समझ लो, जिनके बीच में कंसिडरेशन का लेना देना हो रहा है वो पार्टीज टू कंसिडरेशन है, और जिसको कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं था, ना उसको मिला ना उसने दिया, वो कौन है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ए ने बी को मोबाइल दिया, आर ने ए को 1 लाख रुपए दिया, तो यहां पे पार्टीज टू कौन? थोड़ा इसको, अब आप ये बताओ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टीज टू कंसिडरेशन। और ये भी बताओ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है? बताओ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, ए और बी के बीच में। ए ने कहा मोबाइल देगा, बी ने कहा लूंगा, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, तो ए एंड बी। पार्टीज टू कंसिडरेशन कौन है? कंसिडरेशन कौन दे रहा है, कौन ले रहा है? आर दे रहा है, ए ले रहा है, तो पार्टीज टू कंसिडरेशन कौन है? कंसिडरेशन की बातचीत किसमें? ए और आर के बीच में, तो पार्टीज टू कंसिडरेशन कौन है? ए एंड बी नहीं है, बी ने कोई ना दिए पैसे, राइट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? आर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में, इसका मतलब आर स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है? कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर कौन है? बी। समझ में आया? ये नोट कर लो। ओके, सो दिवेश, इस सिचुएशन को रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोल सकते हैं, जो नहीं, अभी तक हमने रेसिप्रोकल प्रोमिस का एक भी एग्जांपल नहीं किया। आई थिंक आप शायद वो नेगोशिएशन वाला पूछ रहे हो जिसमें हम नेगोशिएशन कर रहे थे, 100 रुपये 95 रुपीज़ वाला, शायद वो वाला रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहे हो। वो नहीं है, वो काउंटर प्रपोजल के कॉन्सेप्ट में आता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिल्कुल डिफरेंट है, अभी बताऊंगा। डन, नोट कर लिया? हाँ, तो वो नहीं है, दैट इज नॉट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, कमिंग बैक, ये हो गया, नोट कर लिया। स्ट्रेंजर टू, अब आगे सुनो, बढ़ू आगे। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू, stranger to consideration can sue and can be sued. Stranger to consideration can sue, stranger to consideration कौन है? B. B can sue A and he can also be sued. Stranger to consideration can sue and can be sued, but stranger to contract cannot sue. Stranger to contract cannot sue and cannot be sued. ये रूल लिख लेना। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू एंड कैन बी सूड, मतलब वो सूट भी फाइल कर सकता है, उसको कोई सू भी कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो पार्टी है वो, वही तो उनके अगेंस्ट से तो डिस्प्यूट होगा जो भी होगा। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू एंड कैन बी सूड, बट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ना तो आर सूट फाइल कर सकता है, ना आर को कोई सू कर सकता है। स्ट्रेंजर टू contract cannot be sued, cannot sue and cannot be sued. हो गया? cannot sue, SUE, and cannot be sued, SUED. ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये जो हमने वर्ड पढ़ा भी, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, एनी अदर पर्सन जैसे यूज करा तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का, कि कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर कोई और हो सकता है हमारे देश में। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं।
When at the desire of the promisor, at the desire, इच्छा, desire of the promisor, when at the desire of the promisor, यहां से कॉन्सेप्ट आता है promissory estoppel, promissory estoppel। पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में promissory estoppel जैसी टर्म का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। promissory estoppel फिर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एप्लीकेबल है, इंडिया में ये एप्लीकेबल है। इंडिया में एप्लीकेबल कहां पे है, ये कैसे आया कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर? फ्रॉम दिस वर्ड डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब ये क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहां से कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन्ड ये है पास्ट कंसिडरेशन। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या नहीं करना है। एब्सटेन्स, डज मतलब कुछ करना, एब्सटेन मतलब कुछ नहीं करना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। ये कंसिडरेशन को डिफाइन कर रहा है। कंसिडरेशन में कुछ करके दे सकता हूं आपको, कुछ नहीं करके भी दे सकता हूं। कल अगर आप क्लास में आओगे तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे, कुछ करना पड़ेगा 100 रुपीज के लिए, पॉजिटिव। कल क्लास में नहीं आओगे एब्सटेन्ड तो 100 रुपीज मिलेंगे। तो दिस इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कुछ करना, नेगेटिव मतलब कुछ नहीं करना। ये हो गई हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन, डज जो अब कर रहा है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसेस, मैं प्रॉमिस करता हूं करूंगा ये काम, या मैं प्रॉमिस करता हूं ये काम नहीं करूंगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो ये होती है फ्यूचर कंसिडरेशन। समथिंग, कंसिडरेशन का मतलब जानना है ना, कंसिडरेशन क्या होता है? ये जो वर्ड है ना समथिंग, दिस इज एवरीथिंग इन दिस सेक्शन, यही है सब कुछ, दिस इज रियल कंसिडरेशन। आप किसी भी फॉर्म में कंसिडरेशन दे सकते हो। समथिंग, वो समथिंग होना चाहिए, कुछ चीज। कुछ चीज का मतलब है समथिंग विच हैज सम वैल्यू इन द आईज ऑफ। यार बोर मत कर, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, बोर मत कर। अब दिस इज नॉट समथिंग, इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपको अपना 1 करोड़ का घर 1 रुपए में सेल कर दिया, दिस 1 रुपया, 1 रुपी, सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, दिस इज वैलिड। कुछ भी कंसिडरेशन किसी भी तरीके से दी जा सकती है, बस जरूरी यह है इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से वो वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। क्या वो सब्जेक्ट मैटर आपको जो मिल रहा है, मतलब प्रॉमिस जो मिल रहा है और कंसिडरेशन जो है, वो आपस में मैच कर रहा है नहीं कर रहा? पार्टीज को डिसाइड करना है। 1 करोड़ का घर है तो आप 1 करोड़ पे कर रहे हो, उससे कम पे कर रहे हो, उससे ज्यादा पे कर रहे हो, पार्टीज को डिसाइड करना है। लॉ को कोई मतलब नहीं है। लॉ कहता है भाई आपकी चीज है, आपको जितने मर्जी में सेल करना है आप सेल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी विल नॉट इंटरफेयर। हाँ, जबरदस्ती कंसेंट ले लिया अगर, तो फिर हम आ जाएंगे पिक्चर में, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। समथिंग, सच एक्ट एब्सटेनेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। देखो क्या लिखा, कंसिडरेशन किसके बदले में? फॉर द कंसिडरेशन इज ऑलवेज गिवन फॉर द प्रॉमिस। ये मैंने आपको बताया था शुरू में, प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन दिया जाता है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस क्या होगा? जिसका प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट होगा। जिसका भी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, वो जो प्रपोजल दे रहा है, वो जो कर रहा है, वो है प्रॉमिस। उसके बदले में जो मिल रहा है वो है कंसिडरेशन। समझ में आ गया? अब यहां पे हमें क्या क्या चीज समझनी है? एक तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन, ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वाला रूल। दूसरा में यहाँ पे आप समझना है पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है, और ये समथिंग के कुछ मैं आपको प्रोविजन बता दूंगा। पहले बात करते हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल की। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, डिजायर ऑफ द ए ने बी को कहा मैं तेरे को अपना हाउस दूंगा, बदले में तू मुझे अपनी कार दियो। ठीक है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हाउस क्या है, बी ने जो कार दी है ये क्या है, ठीक है। और ए कौन है, प्रॉमिसर, बी प्रॉमिसी। ठीक है, तो कंसीडरेशन कौन दे रहे हैं हमारे केस में, प्रॉमिसी। नॉर्मली तो प्रॉमिसी देता है, बट कोई और भी दे सकता है तो भी वैलिड होगी वो कंसीडरेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कंसीडरेशन कौन फिक्स करेगा, कंसीडरेशन में क्या चाहिए कौन बताएगा, प्रॉमिसर। डिजायर किसकी इच्छा प्रिवेल करेगी, प्रॉमिसी की या प्रॉमिसर की, प्रॉमिसर। प्रॉमिसर ने कहा तू मुझे अपनी कार दे दे मैं तेरे को हाउस दूंगा, तो प्रॉमिसर की इच्छा से जब प्रॉमिसी ने एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ ठीक है मैं तेरे को अपनी कार दूंगा, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, किसकी डिजायर प्रिवेल कर रही है यहां पे, डिजायर किसकी प्रिवेल कर रही है, प्रॉमिसर। जब प्रॉमिसर ने जो कहा कि मुझे ये चाहिए, उसको वो चीज मिल रही है, अब वो अपनी बात से, अपने प्रॉमिस से, उसने प्रॉमिस दिया है ना, अपने प्रॉमिस से पलट नहीं सकता। इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी स्टॉपर। प्रॉमिसरी स्टॉपर, प्रॉमिसरी स्टॉपल का मतलब है जब प्रॉमिसर के कहने पे, जब प्रॉमिसर ये प्रॉमिसर के कहने पे प्रॉमिसी ने कंसीडरेशन दी है या देने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या तो दे चुका है या तो दे रहा है या तो देगा, किसके कहने पे, प्रॉमिसर। तो जो उसने प्रॉमिस दिया है अब वो अपनी प्रॉमिस से पलट नहीं सकता, उसके ऊपर क्या लग गया, स्टॉपल। प्रॉमिस इसके ऊपर लग गया स्टॉपल। स्टॉपल मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना, दैट यू कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम योर प्रॉमिस। आप अपने प्रॉमिस से अब पलट नहीं सकते, यू कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम योर प्रॉमिस। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी स्टॉपल। जब एक आदमी दूसरे को प्रॉमिस दे रहा है और साथ में कंसीडरेशन के बारे में बता रहा है कि भाई कंसीडरेशन में मुझे ये चीज चाहिए, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसी फॉर्म में वो कंसीडरेशन देने के लिए तैयार बैठा है, तो ये बन गया एग्रीमेंट, बन गया एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस दे रहा है, मतलब उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, प्रॉमिसरी स्टॉपल समझ गए। स्टॉपल का क्या मतलब होता है, स्टॉपल मतलब स्टॉप करना, रोकना। इसमें तीन चीजें होती हैं। नंबर वन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, नोट करते कर लेना, स्टॉपल की रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं मैं। वन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा अदर बिलीव्स रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, other believes representation to be true. Third, such other alters his position. Such other alters his position. ये तीन रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो गई तो लॉ क्या कहता है, लॉ सेज representator cannot turn back from his representation. Representator cannot turn back
फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेशन, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन से पलट नहीं सकता। ही कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेशन। लिख लिया तीनों रिक्वायरमेंट्स और लॉ। स्टॉपल हम बहुत सारे लॉज में पढ़ेंगे, जैसे बीएससी के अंदर भी पढ़ेंगे हम। स्टॉपल कहीं भी पढ़ोगे मतलब एक ही है, वही है जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। देखो मैंने कहा कि आप ये पेन खरीदोगे 10 लाख में, ये ना हवा में भी लिख सकता है, इतना अच्छा पेन है ये, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन आपकी थी। आपने इस बात को सच मान लिया कि अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया पेन है, हवा में भी लिखेंगे इससे। सच, वन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, अदर बिलीव्स रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू। आपने उसको सच मान लिया। सच मान के आपने कहा ठीक है जी खरीदेंगे। आपने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया। पैसे दोगे ना मुझे, या दे दिए या दे रहे हो, या थोड़े दे दिए होंगे, थोड़े बाद में दे दोगे। आपने अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया। अब आप इस पेन को ले गए, आपने में भी पैसे दे दिए मुझे, मैंने कहा ठीक है ले जाओ अभी पेन। घर गए, उसको हवा में चला रहे हो, कुछ चल ही नहीं रहा। अब आप मेरे पास वापस आए, कहते हो कि आपने एक ऐसा पेन दे दिया हवा में चल ही नहीं रही। मैं हंसने लगा, मैंने कहा कैसी बात करते हो यार, ऐसे हवा में चलते हैं कोई पेन। मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, आपने सच माना, सच मान के अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया। अब मैं अपनी बात से, रिप्रेजेंटेटर कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेशन, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन से पलट नहीं सकता। जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी मैं उसको, आई कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम माई रिप्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं ये हवा में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मेरे ऊपर क्या लगा हुआ है, स्टॉपल। मेरे ऊपर रोक लगा दिया। क्या रोक लगा दिया, कि मैं अपनी बात को अब चेंज नहीं कर सकता, कॉन्ट्रेरी बात नहीं बोल सकता। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टॉपल। और यहां देखो, ए ने बी को बोला, सुनो उसको, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को घर दूंगा, रिप्रेजेंटेशन। बदले में तू मुझे अपनी कार दे दियो, ये रिप्रेजेंटेशन है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने उसको सच माना कि हाँ भाई घर मिलेगा, मैं गाड़ी दे देता हूं। एक ने रिप्रेजेंटेशन दी, दूसरे ने सच माना, सच मान के अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया कि मैं कार दूंगा, या दे रहा हूं, या दे चुका हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब जो रिप्रेजेंटेटर था, कौन, प्रॉमिसर, ही कैन नॉट टर्न बैक फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेशन, वो अपने प्रॉमिस से पलट नहीं सकता। अब उसको वो अपना घर देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉमिसरी स्टॉपल। ये कहां से आया, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, क्योंकि प्रॉमिसर के कहने पे कंसिडरेशन दी जा रही है। कंसिडरेशन वो है जो प्रॉमिसर बोलेगा। प्रॉमिसर कहता है मेरे को बदले में गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, उसने बोला मेरे को तेरा घर चाहिए तो वो घर होगा, उसने बोला कि मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे को 10 करोड़ रुपए कंसिडरेशन होगी। हाँ बोलो या ना, वो आपके ऊपर है, फिर एक्सेप्ट करो या नहीं वो आपके ऊपर है, बट कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी फिक्स्ड बाय द प्रॉमिसर। एंड तभी प्रॉमिसरी स्टॉपल लगेगा कि वो अपने प्रॉमिस से कभी भी पलट नहीं सकता। जो उसने प्रॉमिस दिया है उसको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। एंड कंसिडरेशन, ठीक है आगे बढ़े, प्रॉमिसरी स्टॉपल क्लियर है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन, पहले दे चुका हूं पैसे, उसी में से एडजस्ट कर लियो। मैं तेरे को लोन दिया हुआ है ना, उसमें से तू, तो मैंने कहा कि आप ये 100 रुपीज में पेन खरीदोगे, आपने कहा हाँ, मैं ठीक है दो भाई पैसे, कह रहे वो दे रखा है ना तेरे को लोन, उसमें से माइनस कर लियो। पास्ट कंसिडरेशन, ऑलरेडी कभी कुछ किया हुआ है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, लो पकड़ो पैसे, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर, बाद में दे दूंगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दे देना। इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, पास्ट के लिए क्या लिखा है, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग। abstained फ्रॉम डूइंग।
प्रेजेंट के लिए क्या लिखा है? डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। फ्यूचर के लिए क्या लिखा है? promises to do or abstain from doing. Promises to do or promises to abstain from doing. Past, present, future. Past, present और future. हो गया? पास्ट समझ गए, पहले से किया हुआ है। प्रेजेंट इमीडिएट अभी हो रहा है। फ्यूचर करेंगे ये काम हम बाद में, मतलब मैं कंसीडरेशन बाद में दूंगा। क्लियर? ठीक है। अब अगर फ्यूचर में अच्छा चलो मैं एक चीज और बता रहा हूं। पास्ट कंसीडरेशन इंग्लैंड में पहले वैलिड नहीं थी, अब इसको पार्शियली वैलिड कर दिया गया है। ठीक है, वो क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंसीडरेशन के। ए ने बोला बी मैं तेरे को मोबाइल 4 दिन बाद दूंगा और तू मुझे ना 2 दिन बाद इसके 1 लाख रुपए दे दियो। एग्रीमेंट इस दिन हुआ, ठीक है, और डिलीवरी होनी है इस दिन। नहीं, पहले तो पैसे आने ना। कंसीडरेशन 2 दिन के बाद हुआ है, इस दिन कंसीडरेशन भी होनी है और इस दिन डिलीवरी होनी है। क्लियर है? ए ने बी को बोला मैं तेरे को मोबाइल दूंगा, तू मुझे 1 लाख रुपए दे दियो। मोबाइल मैं दूंगा 4 दिन बाद, तू पैसे मुझे दियो 2 दिन बाद। क्लियर है? ट्रांजैक्शन क्लियर है? ए ने बी को प्रपोजल दिया, विल यू बाय दिस मोबाइल फोन फॉर ₹1 lakh, wherein I will deliver this mobile phone after 4 days. However, you will pay this consideration after 2 days. ठीक है, बी ने बोला यस, एक्सेप्टेंस हो गई। ए कौन बन गया? प्रोमिसर। बी कौन बन गया? प्रोमिसी। मोबाइल क्या बन गया? ये पैसे क्या बन गए? कंसीडरेशन। कौन सी कंसीडरेशन? अभी दे रहा है क्या? इमीडिएट दे रहा है क्या? तो कौन सी कंसीडरेशन? 2 दिन बाद देना है। फ्यूचर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? फ्यूचर में। बी ने क्या बोला? फ्यूचर कंसीडरेशन में क्या बोला? प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। बी ने क्या बोला? मैं तेरे को कंसीडरेशन 2 दिन बाद दूंगा। आज दिया, मैं तेरे को 2 दिन बाद कंसीडरेशन दूंगा। इसका मतलब क्या? प्रॉमिस ही तो दे दिया उसने। आज क्या दिया उसने? प्रॉमिस। क्या लिखा है फ्यूचर कंसीडरेशन में? क्या होता है? प्रॉमिस वर्ड का यूज हुआ है, प्रोमिसेस टू डू। ए ने बी को प्रॉमिस दिया, बी ने कहा ठीक है तेरे को पैसे दे दूंगा, बी ने भी इसको प्रॉमिस दे दिया। ये क्या है? फ्यूचर कंसीडरेशन क्या होती है? प्रॉमिस के बदले। जब कोई कंसीडरेशन फ्यूचर में देता है, अजय सुनना, इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर जा रहा हूं मैं, अब जो मेरे से पूछ भी रहे थे। जब कोई प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस देता है, एक्चुअल में जब कोई प्रॉमिस के बदले फ्यूचर कंसीडरेशन देता है, तो फ्यूचर कंसीडरेशन कुछ है ही नहीं, वो तो प्रॉमिस है। आज तो कुछ नहीं मिल रहा ना, आज तो प्रॉमिस मिल रहा है। बस मैंने आपको प्रॉमिस दिया मैं आपको मोबाइल दूंगा, आपने मुझे प्रॉमिस दिया मैं तेरे को पैसे दूंगा। प्रॉमिस के बदले जब प्रॉमिस दिया जाता है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ, ये सेक्शन 2F जो बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ
फ्यूचर कंसीडरेशन में ही अप्लाई होता है, पास्ट और प्रेजेंट में इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? और इसी को सेक्शन 2E के अंदर सेट ऑफ प्रोमिसेस भी बोला गया है। दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस 2E के अंदर। 2E लेटर पार्ट। एक तो लिखा है एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, दूसरा लिखा है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। लेटर पार्ट। समझ में आ गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझ में आ गया क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस में फ्यूचर में अगर कंसीडरेशन है, क्योंकि 2D के अंदर हम यहां जो पढ़ रहे प्रॉमिस वर्ड यूज हुआ है, ये सिर्फ ये प्रॉमिस वर्ड किसमें यूज हुआ है? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसेस टू डू, फ्यूचर कंसीडरेशन के केस में प्रॉमिस वर्ड का यूज हुआ है। पास्ट और प्रेजेंट में देखो कहीं प्रॉमिस वर्ड का यूज नहीं। अगर कंसीडरेशन फ्यूचर में होती है, कॉमन सेंस वाली बात है ना यार। आज मैंने कहा कि मैं आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो मैं दूंगा या दे रहा हूं, या उसको छोड़ दो, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है छोड़ो। बदले में जो आप मुझे दे रहे हो वो या तो आप इमीडिएट दे रहे हो, पहले दे चुके हो, या फ्यूचर में दे रहे हो। अगर फ्यूचर में दे रहे हो तो आज तो मुझे क्या मिला? आज तो कुछ भी नहीं मिला। आज तो सिर्फ आपका एक सिंपल सा छोटा सा प्रॉमिस मिल गया कि आपके पैसे दे दूंगा जी मैं। तो प्रॉमिस ही तो है। और अगर सब्जेक्ट मैटर भी मैं फ्यूचर में दे रहा हूं, आप कंसीडरेशन भी फ्यूचर में दे रहे हो, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दिया? प्रॉमिस। अब ऐसे में सेट ऑफ प्रॉमिसेस की क्या बात यहां पे? ये जो मोबाइल है ये कंसीडरेशन का काम कर रहा है इस वाले प्रॉमिस के लिए, और ये जो मनी है ये कंसीडरेशन का काम कर रही है इस वाले प्रॉमिस के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है और दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉमिस है, और दोनों पार्टीज प्रॉमिसार्स हैं, प्रॉमिसीज हैं। इस वाले प्रॉमिस के लिए जो मोबाइल वाला है, ये वाला जो प्रॉमिस है, ए कौन है? प्रॉमिसार, बी कौन है? प्रॉमिसी। और जो कंसीडरेशन दे रहा है 1 लाख रुपए फ्यूचर में जब देनी है, तो उसके लिए बी कौन है? प्रॉमिसार। मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं कि पैसे दूंगा। और बी कौन है? प्रॉमिसी। बोथ द पार्टीज आर प्रॉमिसार्स एंड बोथ द पार्टीज आर प्रॉमिसीज इन केस ऑफ फ्यूचर कंसीडरेशन। तो अगर कंसीडरेशन फ्यूचर में होगी तो उससे क्या क्या होगा? ये बन जाएंगे सेट ऑफ प्रॉमिसेस। सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या होता है? कंसीडरेशन के बदले कंसीडरेशन। दोनों पार्टीज कौन होते हैं? प्रॉमिसार्स। दोनों पार्टीज कौन होते हैं? प्रॉमिसीज। क्लियर? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एक बार पढ़ लें। 2F promises which form the consideration और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। प्रॉमिस विच फॉर्म पार्ट ऑफ द promises which form the consideration part of the consideration for each other are called reciprocal promises। ये वाला क्लॉज सिर्फ तब लगेगा जब कंसिडरेशन फ्यूचर में है। ऐसे यहां पे देखो एवरी, इधर देखो 2E, प्लीज इधर बोर्ड पे देखो, एवरी प्रॉमिस इज, कॉमा लगा हुआ है, इज एन एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है। ये जो मैं आपको बता चुका हूं प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है। और दूसरा एवरी, यहां पे एंड के बाद एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं वो। एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो अगर ये जो लेटर पार्ट है 2E का, ये भी तब लगेगा जब कंसीडरेशन फ्यूचर में होगी। क्लियर? समझ गए? इतनी सी है, कुछ नहीं है, परेशान मत हो। अगर कंसीडरेशन फ्यूचर में है तो फिर उस केस में उसको हम सेट ऑफ प्रोमिसेस बोलते हैं। वही सेट ऑफ प्रोमिसेस को हम टेक्निकली रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज प्रेजेंट में सिर्फ एक आदमी ने प्रॉमिस दिया, दूसरे ने भी उसको उसके बदले में प्रॉमिस दे दिया। इसलिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट क्या होता है? मैंने आपको जो दिया आपने बदले में मुझे वही दे दिया, रेसिप्रोकेट। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, और ये सिर्फ फ्यूचर कंसीडरेशन के फॉर्म। क्लियर? ठीक है, आई थिंक इतना करते हैं आज के लिए। अब हम अगले लेक्चर से, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम अगले लेक्चर से सीधा सेक्शंस के अंदर चलेंगे।
सेक्शन 2 मेजरली यहाँ पे हमने कवर कर लिया और सेक्शन 3 से अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो अभी सॉल्व कर लेना, ठीक है, 5 मिनट्स लगेंगे। थैंक यू। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का टेस्ट सैटरडे को होगा। थैंक यू।